Equivalent marks. Tanish, Naman, please. And you guys, please write down. Noted. जिन्होंने फर्स्ट लॉ लिख लिया, राइट डाउन द सेकेंड लॉ. हरी अप, हरी अप. मैम दोनों ग्रुप में डालनी है, दोनों ग्रुप्स में ही डालो, पेरेंट्स वाले भी, स्टूडेंट्स वाले ग्रुप में, 11th की भी. जो लेट आए हैं प्लीज लीव द स्पेस फॉर द फर्स्ट लॉ एंड स्टार्ट राइटिंग द सेकेंड लॉ. When same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series, then the masses of the substances liberated are in the ratio of, ये वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, equivalent masses when same कल मैंने बताया था कि अगर हम 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में से सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो मास डिपॉजिट होगा वो एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि कल हमने देखा था कि सोडियम 23 डिपॉजिट हो रहा था, एल्यूमिनियम 27/3 डिपॉजिट हो रहा था, मैग्नीशियम 24/2 डिपॉजिट हो रहा था, यानी कि A/N के प्रोपोर्शनल, विच इज इक्विवेलेंट मास. नीचे वाला डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. मतलब अगर आपको एग्जाम में फैराडे सेकेंड लॉ लिखना आएगा तो आपने सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखनी है. डायग्राम इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि मैंने तीनों के एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और तीनों के कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, मतलब ये सीरीज में कनेक्टेड है और मैं 1 फैराडे पास कर रही हूँ. तो 1 फैराडे पास करने पे सोडियम कितना डिपॉजिट हुआ, जितना उसका एटॉमिक मास है, क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. कल मैंने तनेश बाहर चले जो प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है. मतलब मैं बाहर जाने के लिए नहीं कह रही, दूसरे रूम में बैठ जाऊं. कौन सी सॉल्यूशन वाली? हाँ, एमसीक्यू सॉल्यूशन चैप्टर की.
ये बायोमोलिक्यूल्स है बड़े कोई स्टूडेंट है जिन्होंने बायोमोलिक्यूल्स की एमसीक्यू वाली असाइनमेंट ही नहीं दी और जिसकी वजह से उनको 2 और 3 मार्क्स वाली मिली ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन पेपर दोबारा ले लो। अगर किसी ने एमसीक्यू की असाइनमेंट इस वजह से नहीं दी है क्योंकि उनको मिली नहीं है या दे हैव लॉस्ट द क्वेश्चन पेपर, प्लीज टेक द एमसीक्यू वाली असाइनमेंट अगेन, सॉल्व इट। फिर जब तक आप सॉल्व करके नहीं दोगे, मैंने एक 2 और 3 मार्क्स वाली असाइनमेंट दी है, वो आपको मिलेगी नहीं। ये तो नहीं है 11। आई हैव गिवन 1, 2 और 3 मार्क्स वाली असाइनमेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि फोन मत यूज करो, कि 2 और 3 मार्क्स वाली असाइनमेंट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो अपनी एमसीक्यू वाली असाइनमेंट सबमिट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जिन्होंने बायोमोलिक्यूल्स की एमसीक्यू की असाइनमेंट नहीं दी अभी तक, हमने नेम्स भी फॉरवर्ड कर दिए आज, पेरेंट्स वाले ग्रुप में भी फॉरवर्ड करे हैं, नॉर्मल ग्रुप में भी करे हैं, कि तुम देख लो अभी तक तुमने असाइनमेंट सबमिट ही नहीं करी है। नई असाइनमेंट तो तुम कब लोगे और कब दोगे, उसका हिसाब तुम खुद लगा लो सारा काम। और इन वन मोर अनाउंसमेंट, दो टुमारो इज ऑफ ऑन संडे, बट इट विल नॉट बी एन ऑफ फॉर द वंस जिन्होंने अभी मंडे टेस्ट नहीं दिया। मंडे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेल्टा जी वाले न्यूमेरिकल्स तक का टेस्ट था, आधे से भी कम चैप्टर का टेस्ट था। सोचो आपने अगर उतना नहीं दिया तो आप पूरा चैप्टर, अभी तक देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना बड़ा चैप्टर है, तो अगर कुछ चीजें प्लान होती है वो आपके फायदे के लिए होती हैं। सिर्फ 3 टॉपिक से, ई सेल, नॉन्स इक्वेशन, ई नॉट सेल, डेल्टा जी न्यूमेरिकल्स बस, और एक केसी वाले न्यूमेरिकल, वो टेस्ट भी आप लोग देने नहीं आए। उनके नेम्स भी मैंने फॉरवर्ड करे हैं ग्रुप में कि इन बच्चों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिए। तो जिन्होंने मंडे को टेस्ट नहीं दिया उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो कल आके अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो डेल्टा जी के न्यूमेरिकल तक का टेस्ट है वो दे दो। भले ही अब आपको लगेगा कि मैम जुलाई के पीरियोडिक्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आ रहा, बट आई एम टेलिंग यू दिस +2 क्लास इज गोइंग टू क्विकली पास। आपको पता भी नहीं लगेगा कि जुलाई के पेपर हुए नहीं, सितंबर के पेपर आ गए हाफ ईयरली, और तब तो आपका 50% सिलेबस आएगा ना। और जिन लोगों ने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा जस्ट बिकॉज कि दिस इज नॉट कमिंग, फिर आप मुझे अगस्त में तंग करोगे कि मैम जब आपने जून में करवाया था तब तो हम किसी और ही जोन में थे। तो आई नो ना कि व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू फेस अगर आप सिर्फ एक सोल्यूशन और बायोमोलिक्यूल्स को ही चिपक के रह जाओगे कि वही 2 चैप्टर्स आने हैं। आपको आगे भी सिलेबस करना है, सितंबर की भी तैयारी करनी है, प्री बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है। 10 चैप्टर्स कैसे करोगे? 2 ही चैप्टर्स करने हैं क्या बस? सो दिस इज माई अगेन एन लाइक ऑर्डर या रिक्वेस्ट कि कल आके अपना टेस्ट दे दो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। एंड जिन लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स की एमसीक्यू की असाइनमेंट नहीं दी वो कंप्लीट करके दो, और उसकी 2 और 3 मार्क्स वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली असाइनमेंट लो। कितना कुछ पेंडिंग है आप लोगों का, आप लोगों को कोई मतलब समझ ही नहीं है। एंड बीइंग अ टीचर मैं रिकॉर्ड रखूं कि इस बच्चे ने कौन सा टेस्ट दिया है, कौन सा नहीं दिया, किस बच्चे ने कौन सी असाइनमेंट दी है, कौन सी असाइनमेंट नहीं दी। आप अपने आप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। एनीवेज ये लिख लिया फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की स्टेटमेंट। हाँ, नीचे वाला मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको एग्जाम में फैराडे सेकंड लॉ लिखना आता है तो स्कूल में नहीं डायग्राम बनाना, नो नीड। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिखाया है कि अगर हम 1 फैराडे पास कर रहे हैं तो सोडियम तो 23 डिपॉजिट हो रहा है, बट एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हो रहा है? 27/3। और मैग्नीशियम कितना डिपॉजिट हो रहा है? 1 मोल को लिए 24 चाहिए, बट अगर आप 2 की जगह 1 फैराडे दे रहे हो तो 24/2। तो कल हमने ये डिस्कस करा था कि जो एलिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं वो एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल नहीं होते। एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n यानी कि इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट इज व्हाट इज रिटन इन द सेकंड लॉ स्टेटमेंट। सो इफ यू थिंक दैट दिस डायग्राम इज गोइंग टू हेल्प यू लेटर ऑन टू अंडरस्टैंड दिस लॉ, क्योंकि आप आज की डेट में ये चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको 4 महीने के बाद सब कुछ भूलने वाला है। अब भूल जाओगे कि मैम ने क्या बताया था, तो तभी ये डायग्राम बनवा रही हूँ कि शायद आपको ये देख के याद आ जाएगा कि व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू, बट आपको एग्जाम में नहीं बनाना। चले आगे।
नहीं, रेशियो नहीं पूछेंगे, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तब क्लियर होगा। चले आगे। We are only one lecture left to complete the chapter. तो मंडे प्रोबेबली चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट कल अगर आप आधे चैप्टर का टेस्ट दे देते हो, मतलब जिन्होंने मंडे दे रखा है वो नहीं, जिन्होंने नहीं दे रखा, तो आपको लगेगा कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पेस में आ गए हो। नहीं तो फिर मेरा जो नेक्स्ट टेस्ट प्लान होगा आप उसमें भी अपने आप को फिर यू विल लैग बिहाइंड। अब लेट्स डू द न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले 3.12 क्वेश्चन ट्राई करो। एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन है ये। ट्राई 3.12 क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट अ स्टेटमेंट। 3.12 क्वेश्चन एवरीबॉडी, ये एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन है। आई वुड लाइक यू टू राइट। अब हम फैराडे के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। कल हमने फैराडे फर्स्ट लॉ समझा, फैराडे सेकेंड लॉ समझा, आज हमने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं फैराडे के, और जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं बट दे आर नॉट दैट टफ। लिखो 3.12 क्वेश्चन। Write down the statement 3.12. Consider the reaction। एक रिएक्शन दे रखी है आपको। Cr2O72 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयंस प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives 2 Cr3 positive plus 7 water. What is the quantity of electricity in coulombs needed to reduce 1 mole of dichromate ions? Write 3.12 question of NCERT in text question. हाँ जी, सबने क्वेश्चन लिख लिया। कंसीडर द रिएक्शन Cr2O72 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर। रिएक्शन लिख ली। अब मुझे एक बात देखो, ये क्वेश्चन कैन सीम्स टू बी अ टफ क्वेश्चन, जबकि ये क्वेश्चन इज सो इजी। एवरीबडी लुक एट द बोर्ड। परम, नवजोत, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन फैराडे का करा रही हूँ, अगर आप पहले पे ही ध्यान नहीं दोगे पूरा लेक्चर वेस्ट होगा, क्योंकि आज हमने न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस करने हैं फैराडे के। ये कह रहे हैं कि आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन। अब ये क्वेश्चन टफ होता अगर आपको इक्वेशन ना दे रखी होती। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको Cr2O72 नेगेटिव का 1 मोल रिड्यूस करना है, और अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखो परम, इक्वेशन में ऑलरेडी डाइक्रोमेट आयन 1 मोल ही ले रखे हैं, और 1 मोल को रिड्यूस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो आपने सिंपल क्या करना है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1 फैराडे, यानी कि कूलम्स में 96500, और 1 मोल ऑफ Cr2O72 नेगेटिव को रिड्यूस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नवजोत? इक्वेशन में गिवन ही है, तो 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा? 6 फैराडे, यानी कि 6 into 96500 कूलम। दिस इज द आंसर। Can you imagine? The question is so big but the answer is so small. I again repeat, question में सिंपल उन्होंने बोला था कि कोई तो डाइक्रोमेट आयंस हैं Cr2O72 नेगेटिव जिनको रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ कि 1 मोल डाइक्रोमेट आयंस को रिड्यूस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए?
बेसिकली इसका मतलब ये था कि हमें देखना था कि 1Cr2O7 नेगेटिव को रिड्यूस करने के लिए, जिसमें भी ये रिड्यूस हो रहा है, Cr3 पॉजिटिव में रिड्यूस हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर हमें ये इक्वेशन खुद लिखनी होती फिर भी ये क्वेश्चन टफ होता है ना, क्योंकि हमें देखना पड़ता कि एक Cr2O7 नेगेटिव को Cr3 पॉजिटिव में चेंज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो भी कोई मुश्किल नहीं है, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ कि वो कैसे पता करते अगर इन्होंने इक्वेशन ना दे रखी होती। लेट मी टेल यू, अगर उन्होंने ये बोल रखा होता कि एक Cr2O7 नेगेटिव को रिड्यूस करना है Cr3 पॉजिटिव में, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो भी आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो। लेट मी टेल यू हाउ। यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज फाइंड आउट कर लो, x मान लो क्रोमियम का चार्ज, तो 2x, ऑक्सीजन का -2 होता है। ये आपने रिडॉक्स वाले चैप्टर में फाइंड आउट करना सीखा हुआ है, जिनको नहीं आता दे कैन आस्क फ्रॉम मी। 6, यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज +6 आ रहा है, यहाँ पे तो गिवन ही है +3, बट यहाँ पे 2 क्रोमियम है। सारे देख लो, एवरीबडी प्लीज बोर्ड पे देखो, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पे भी कितने क्रोमियम ले लोगे। अब नवजोत, एक क्रोमियम का कितना आया, पर 2 क्रोमियम का टोटल बताना 12, इधर टोटल बताना 2 क्रोमियम का 6, तो 12 और 6 में चेंज कितना है। आई मीन टू से कि ये जो इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि कल को अगर टीचर क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ बनाना चाहता है तो आपको वो क्वेश्चन दे सकता है दैट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 नेगेटिव टू Cr3 पॉजिटिव। तो आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। पहले आपने क्रोमियम का चार्ज फाइंड आउट कर लेना है। मयंक, क्या फाइंड आउट करना है, क्रोमियम का चार्ज। वो हमने कितना मान लिया, कितना मान लिया ध्रुव, x, नहीं 6 कैसे आया, पहले हमने उसको क्या मान लिया, x। कितने क्रोमियम है, तो 2x प्लस कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है, इक्वल टू ओवरऑल चार्ज डाइक्रोमेट आयन का कितना दे रखा है, -2, इक्वल टू -2 करके x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और उधर तो आपको दिख ही रही है कि क्रोमियम का चार्ज कितना दे रखा है, +3। बट द थिंग इज, अगर यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो यहाँ पे भी क्रोमियम कितने लोगे, 2। अब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया, एक क्रोमियम का 6 है तो 2 क्रोमियम का कितना हो गया, 12, और इधर 2 क्रोमियम का कितना हो गया, 6। तो हरमन दोनों में चेंज कितना आया, 12 और 6 में चेंज कितना आया। बट मैं आपको कह रही हूँ कि अब तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, वहां पे तो ऑलरेडी आपको इक्वेशन दे रखी है। यानी कि आपको साफ दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन को 2Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए में हम कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो आपको कूलम में इलेक्ट्रिसिटी बतानी है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 965। कल मैंने बताया था ना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है तो मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, जितना 1 फैराडे के ऊपर, विच इज 965। ध्रुव, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये याद कर लो, 96। लेकिन क्या इस इक्वेशन के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन देने हैं, कितने देने हैं, तो 6 की निकाल लो। आप क्या लिखोगे कि चार्ज ऑन 1 mole of electron is 96500। बट हमें दिख ही रहा है कि इस पर्टिकुलर रिडक्शन के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, 96500 इंटू 6। तो आप यहाँ पे निकाल लोगे, द आंसर इज, सो आप बोलोगे कि उन्होंने यही पूछा था क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, तो कूलम में कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम इज 579000। तो आई एम सेइंग कि समटाइम द क्वेश्चन कैन अपीयर टू बी बिग। आप ये जब क्वेश्चन देख रहे थे तो आपको भी ये लग रहा होगा कि अजीब सा क्वेश्चन है, कंसीडर द रिएक्शन, और रिएक्शन भी आयोनिक दे रखी है, Cr2O7 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, जबकि ये क्वेश्चन उन्होंने हमारे लिए इजी बना रखा था, क्योंकि इक्वेशन को देख के हमें सीधा आंसर मिल गया कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी 6 इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ती है, और 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, 6 फैराडे। लेकिन उन्होंने कूलम में पूछा है तो 6 इंटू 96500। मतलब अगर ये क्वेश्चन MCQ में आए फिर तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है,
आप सिर्फ इक्वेशन को देखोगे, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। फैराडे में पूछा होगा तो 6 फैराडे, और अगर कूलम में पूछा होगा ईशान तो आंसर किस पे टिक करोगे, 6 इंटू 96500। और मैंने आपको दूसरा भी वे बता दिया कि अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन टफ करने के लिए Cr2O72 नेगेटिव को Cr3 पॉजिटिव में रिड्यूस करने के लिए बोला है, बट इक्वेशन दे ही नहीं रखी, ये इक्वेशन ही दे रखी, तो आप दोनों का चार्ज फाइंड आउट करके ये पता कर पाओगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड हैं, 6, क्योंकि उधर डाइक्रोमेट के ऊपर Cr के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, टोटल 12, और दूसरी साइड टोटल कितना आ रहा है, 6, so the change is 6. So even if you do not know the whole equation, चाहे आपको पूरी इक्वेशन ना भी पता हो, लेकिन अगर आपको इतना पता है कि Cr2O72 नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है, Cr3 पॉजिटिव में, तो दोनों साइड क्रोमियम का चार्ज फाइंड आउट करके आप चेंज निकाल सकते हो। और अगर चेंज 6 का आ रहा है तो आपका पर्पस पूरा हो गया कि आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, 6 फैराडे, लेकिन कूलम में पूछी है तो 6 इंटू 96500। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी। नाउ ट्राई द 3.10। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है 3.12, प्लीज राइट द क्वेश्चन 3.10 अगेन, दिस इज अ एनसीईआरटी क्वेश्चन। नो 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 नो, हमें यहाँ पे कोई बैलेंसिंग वाला चैप्टर नहीं चल रहा कि वो बैलेंसिंग करने के लिए कहेंगे, बट फिर नहीं, आप बस ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का साइड फाइंड आउट करके सिर्फ चार्ज चेंज हो, आप पूरी इक्वेशन कैसे लिखोगे, फिर उसके लिए आपको बताया होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है, फिर तभी आप H पॉजिटिव डालोगे ना। अगर उन्होंने यही नहीं गिवन होगा, अब वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स थोड़ा ऐड कर देंगे कि वो आपको कहेंगे कि पूरी इक्वेशन लिखो, मीडियम इज एसिडिक। आप पूरी इक्वेशन नहीं लिख सकते, सिर्फ आपको इतना दिया जा सकता है कि आपको डाइक्रोमेट आयंस को रिड्यूस करना है टू Cr3 पॉजिटिव एंड जस्ट टेल द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। If you are done with the 3.12 solution, can we write the 3.10 again? It's a in-text question of NCERT. If a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, कह रहे हैं एक वायर है, उस वायर से करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर एंड द टाइम इज 2 आवर्स, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात सुनो, कई चीजें होती हैं जिनका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। मैंने आपको जो फैराडे के 2 लॉज पढ़ाए हैं उसमें फॉर्मूला तो कोई दिया ही नहीं। फर्स्ट लॉ का तो फिर भी फॉर्मूला दिया था कि मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। सेकेंड लॉ का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं दिया, बस इतना बोला कि अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे द मास डिपॉजिटेड विल बी प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, ना तुमने इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लगाया ना इसमें लगाओगे, बट स्टिल ये क्वेश्चन फैराडे के हैं क्योंकि इनमें बात इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है। तो आप अपना दिमाग लगा के, कोई बताएगा मुझे कि अगर एक वायर से करंट 0.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है 2 आवर्स के लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री सारी लगा दो, थोड़ा कोशिश करके मुझे बताओ कि कैसे अप्रोच लगा सकते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए। ओके, वेरी गुड। इसने क्या बोला है कि पहले तुम चार्ज निकाल लो I इंटू टी, और चार्ज किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन Ne। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कर लो कि अगर करंट 0.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है 2 आवर्स के लिए, तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा होगा, I इंटू टी। चार्ज कैसे निकालते हैं, करंट इंटू टाइम। अगर आपको यही पता लग गया कि चार्ज इतना फ्लो कर रहा है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये पता लग जाएगा कि इतने चार्ज के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो यही अप्रोच लगानी थी कि पहले चार्ज निकाल लो I इंटू टी, फिर जो चार्ज आएगा उसको Ne के इक्वल कर देना। Ne मतलब
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। दैट इज द राइट अप्रोच। तो सबसे पहले आपने स्टेप 1 में ये निकालना था कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, और फिजिक्स ने हमें फॉर्मूला दे रखा है। चार्ज कैसे निकालते हैं? करंट इनटू टाइम। करंट 0.5 एम्पियर, टाइम आवर्स में है, तो 60 इंटू 60 करके सेकेंड्स में लेना है। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? 3600 कूलम। अब ये तो चार्ज फ्लो कर रहा है, बट इतना चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगा? उसके लिए आपको इसके एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? एक मोल नहीं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि आपको मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। तो 3600 को 3600 को जब आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे तो 10⁻19 ऊपर 16, टू टू 50 10⁻19 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, तब इतना चार्ज फ्लो हुआ होगा, यानी कि इतना करंट फ्लो हुआ होगा। तो दिस इज नॉट अ फॉर्मूला दैट आई टोल्ड यू येस्टरडे। मैंने जो आपको फैराडे के 2 लॉज पढ़ाए हैं उनमें से कोई भी ऐसा फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे आप जनरल फिजिक्स लगा रहे हो। कई क्वेश्चन फैराडे लॉ के ऐसे आएंगे आपको जिसमें आपको लगेगा कि मैम जो आपने लॉज पढ़ाए थे उसका तो कोई इन क्वेश्चन से लेना देना ही नहीं है। ट्रू, बट आपको इसमें आप अपनी जनरल नॉलेज लगाओगे कि अगर मुझे ये पता करना है कि एक वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, क्यों ना पहले मैं टोटल चार्ज निकाल लूं कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। वो तो आपको करंट इनटू टाइम से आ ही जाएगा। और उतना अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर मैं उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करे होंगे, बिकॉज चार्ज, टोटल चार्ज इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मैं डिवाइड कर दूंगी टोटल चार्ज को, तो मेरे पास आ जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे होंगे। ठीक है, आर वी डन विद द सेकंड क्वेश्चन? अब आपको ये भी लग सकता है कि मैम फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग था, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग था। तो फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल्स टफ ही इसीलिए लगते हैं क्योंकि एवरी क्वेश्चन आई मेक यू डू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस। पिछले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दे रखी थी और इक्वेशन को देख के पता लग रहा था कि 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था? 96500, 6 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकाल लिया। सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फिजिक्स। यहाँ पे तो आप फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। पहले आप चार्ज इन्वॉल्व्ड निकाल रहे हो, फिर उस चार्ज को डिवाइड कर रहे हो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। A solution of copper sulfate, this is NCERT example, is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass deposited at the cathode? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फैराडे का। बस बियर विथ मी वन मोर लेक्चर ऑन मंडे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी को बोरिंग लग रहा है या लग रहा है कि चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा, वी जस्ट नीड वन मोर डे ऑफ मंडे, आई विल वाइंड अप द चैप्टर। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited? Faraday first law ने mass deposited का formula दिया था. Can anybody tell me what was the formula? Z into I into, मैंने बोला था कि बहुत आसान तरीका है, फैराडे फर्स्ट लॉ ने दिया है कि मास डिपॉजिटेड अगर निकालना है तो W इज इक्वल टू
माफ डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू, बट Z क्या लेना था, A अपॉन NF, A अपॉन NF। तो मुझे बताओ कि अगर मुझे माफ डिपॉजिटेड निकालना है कॉपर का, तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, किसी को याद है? 63 पॉइंट, याद कर लो कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए। और n की वैल्यू क्या लोगे, कॉपर के ऊपर यूजुअली +2 चार्ज होता है, f की वैल्यू 96500, करंट कितना फ्लो कर रहा है गिवन है 1.5, टाइम कितना फ्लो कर रहा है 10 मिनट्स के लिए, तो सेकंड में 60। तो सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कैथोड पे कितना मास डिपॉजिटेड होता है, उसका फैराडे फर्स्ट लॉ ने सीधा सा फॉर्मूला दिया था कि W इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, दैट इफ W इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू I इंटू T। और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो फॉर्मूला क्या आ गया था, Z इंटू I इंटू T, विच कैन बी रिमेंबर्ड एज ZIT। मैंने कल बोला भी था कि जब भी मास डिपॉजिटेड के न्यूमेरिकल्स आए तो आपके कानों में एक आवाज गूंजनी चाहिए जिट। आई की वैल्यू गिवन होगी, टी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू गिवन होगी। जेड कभी गिवन नहीं होगा तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जेड की जगह आपने क्या पुट करना है, ए अपॉन एन एफ। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास को। जैसे इसमें कॉपर का मास डिपॉजिटेड निकालना है तो एटॉमिक मास कॉपर का ही लोगे विच इज 63.5, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या लोगे, जितना कॉपर का चार्ज है, विच इन दिस केस इज 2। तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आंसर आ रहा है, बताती हूँ एक मिनट, पहले ये बताओ। 0.296 आ रहा था पिछले बैच का, तो एक बार चेक करो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन पिछले बैच वाले बच्चों ने इसका आंसर 0.29 आ रहा ना। हाँ जी लिख लिया, बता रही हूँ, लिख लिया परम। देखो ये तो मेथड उन बच्चों के लिए है जो फैराडे के न्यूमेरिकल छोड़ के आने वाले हैं कि मैम हमें तो समझ नहीं आते, उनके लिए शॉर्टकट है। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिव मेथड देखो जो बुक में दे रखा है कि जब भी आपको कोई मास डिपॉजिटेड निकालना है, जैसे कॉपर का निकालना है, पहले आप कॉपर की इक्वेशन लिखोगे, क्योंकि कॉपर की इक्वेशन से पता लग रहा है कि एक कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 2 इंटू 96500 कूलम दोगे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, जितना एक कॉपर का है, विच इज 63.5, क्योंकि एक कॉपर का मास उतना होता है जितना उसका एटॉमिक मास होता है। तो 1 कूलम पास करोगे तो कितना वेट डिपॉजिटेड होगा, 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500। तो बन ये वही चीज ही रही है, 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500। फर्क ये है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वहां पे हमने दिखाया है कि हाउ इट इज 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500। आई एम अगेन रिपीटिंग कि बुक में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रखा है कि जैसे अगर आपको कॉपर का मास डिपॉजिट निकालना है, पहले कॉपर की इक्वेशन लिखी हुई है। कॉपर की इक्वेशन क्या लिखी हुई है कि एक कॉपर 2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तब जाके एक कॉपर डिपॉजिट होता है। एक कॉपर यानी कि जितना उसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को डिपॉजिट होने के लिए 2 इंटू 96500 कूलम चाहिए। तो 1 कूलम पास करेंगे तो वेट कितना डिपॉजिट होगा, 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500, जो कि यही चीज बन रही है ए अपॉन एन एफ। बस फर्क ये है कि वहां पे हमने डायरेक्ट ए अपॉन एन एफ कर दिया, यहाँ हम यूनिटरी मेथड से शो कर रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में है कि 1.5 एम्पियर इंटू 10 मिनट्स, यानी कि इतना कूलम के लिए कितना वेट डिपॉजिटेड होगा, तो 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 60, तो आंसर सेम ही आने वाला है। सी आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, आई एम सेइंग
कि देयर आर टू वेज टू डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके दे रखे हैं। अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको लगेगा कि मैम माफ डिपॉजिटेड निकालने के लिए z इंटू आई इंटू टी तो फॉर्मूला दे ही नहीं रखा, जबकि ये वैलिड फॉर्मूला है, फैराडे ने ही दिया है। बट आई डोंट नो व्हाई बुक में इन क्वेश्चंस को जो मेरा ऑल्टरनेटिव मेथड है वैसे किया जाता है। सबसे पहले वो इक्वेशन लिखते हैं कि है ना कि एक कॉपर को डिपॉजिट करना है तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उससे ये प्रूव हो जाता है। ये चीज जो आप लिखते हो ना कि 63 अपॉन ए अपॉन एन एफ, वो यहाँ से प्रूव हो रही है। कैसे प्रूव हो रही है कि 2 इंटू 96500 दोगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, जितना उसका एटॉमिक मास है विच इज 63.5। एक कूलम दोगे तो कितना मास डिपॉजिटेड होगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500, वो ए अपॉन एन एफ ही बन रही है। और हम कितनी कूलम दे रहे हैं, जितना करंट इनटू टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो उतने कूलम को डिपॉजिट करने के लिए इनटू। बट कई बच्चे इस मेथड को समझ ही नहीं पाते एंड दे फील कि अगर हम फैराडे का क्वेश्चन आएगा छोड़ ही आएंगे। तो मैं ये बोलती हूँ कि उससे बेटर है कि आप सीधा फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि ये फॉर्मूला गलत थोड़ा, ये फैराडे ने दिया है दैट वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। और जेड की जगह जो आप ए अपॉन एन एफ भी लिख रहे हो वो रॉन्ग थोड़ा है। यूनिटरी मेथड से ये चीज ए बन रही है और नीचे 2n बन रहा है और 96500 एफ ही बन रहा है। तो ये चीज मैंने खुद डिड्यूस करी है कि instead of leaving the question or getting confused, you can find the answer in seconds कि जब भी माफ डिपॉजिटेड निकालना है z इंटू आई इंटू टी वाला फॉर्मूला लगाओ, z की जगह क्या लिखो ध्रुव, a अपॉन एन एफ, तो आपको ये तामझाम करना ही नहीं पड़ेगा। बट जो बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम हमने तो बुक वाला मेथड ही सॉल्व करना है, तो दे कैन गो फॉर दिस, दिस इज नॉट रॉन्ग। हाँ, अगर कोई एग्जामिनर लकीर का फकीर है, वो कहेगा नहीं मेरे को तो यूनिटरी मेथड ही चाहिए, वो ज्यादा आधा नंबर ही काट लेगा ना। फाइनल आंसर तो आपका भी 0.296 आ रहा है, यहाँ से भी क्या आ रहा है 0.296। तो मैंने आप पे चॉइस छोड़ दिया है, मैंने आपको दोनों मेथड करा दिया है। फर्स्ट मेथड इज नॉट रॉन्ग, it is correct, absolutely correct, but the teacher who is checking your exam, I can't tell about her, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूनिटरी मेथड के लिए नंबर काटेगी भी तो आधा नंबर काट लेगी। तो अगर इफ़ यू डू नॉट माइंड तो आप यही मेथड करो, लेट्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं मैम आई एम प्रो इन डूइंग द यूनिटरी मेथड, मेरे को तो यूनिटरी मेथड आता है, मैं तो पहले इक्वेशन लिखूंगी या मैं इक्वेशन लिखूंगा उससे निकालूंगी कि 2 इंटू 96500 के लिए एटॉमिक मास जितना वेट डिपॉजिट होगा, फिर 1 कूलम के लिए मैं उससे करूंगी, तो उससे भी कर सकते हो। बट मैंने देखा है ना कि बच्चे ये मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं, और जैसे ही बच्चों को ये मेथड अच्छा लगता है कि मैं माफ डिपॉजिट लगाना है, जिट लगा दो, जेड की जगह ए अपॉन एन एफ पुट कर दो, तो बेटर तो वही है ना कि आप वहां पे कंफ्यूज होने की जगह एक वो मेथड अडॉप्ट करो जो आपको लॉन्ग टर्म याद रहे। लॉन्ग टर्म याद रहे कि हाँ माफ डिपॉजिटेड निकालना है, सीधा फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाए, जेड इंटू आई इंटू टी, जिट, और जेड की जगह क्या ले लो, ए अपॉन एन एफ, एंड ऑल योर क्वेश्चंस विल बी सॉल्व। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा इस मेथड से, कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इस मेथड से सॉल्व हो ही जाएगा। एक बार नहीं तो रिस्क लेके देख लेना, फिर जो आपके यूटीज या हाफ ईयरली होंगे ये मेथड करके देख लेना। अगर आपके स्कूल के टीचर आपको बोलते हैं कि नहीं ये यूज नहीं करना, तो आप बोर्ड्स में मत यूज करना। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन लिखो। A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode. What is the mass deposited? अब फिर से mass deposited का क्वेश्चन है, तो I will not help। चाहे आप Z इंटू आई इंटू टी जिट लगा के करो, चाहे इक्वेशन लगा के करो। निकल का एटॉमिक मास 58.6 लिख लो। निकल का मास डिपॉजिटेड निकालना है ना परम, तो इसके एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी, तो निकल का एटॉमिक मास गिवन नहीं है, लिख लो 58.6 या 58.5 ही ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, सो आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प।
एन की वैल्यू 2, क्योंकि निकल, तुम फॉर्मूला देखो, Ni कितने NO3 से जुड़ा हुआ है, NiNO3 कितने NO3 से जुड़ा हुआ है, 2, तो वहां से आइडिया लगाया तुम। नाइट्रोजन NO3 का माइनस। मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, Z इंटू आई इंटू टी, 1.28। हाँ जी हरमन, कौन सा फॉर्मूला लगा, इज इट, तो W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। Z की जगह क्या लिया है, A अपॉन करंट की वैल्यू कितनी की बना है, 5 टाइम 20 मिनट्स में है 60। एटॉमिक मास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 58.5 ले लो। एन की वैल्यू 2, क्योंकि निकल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से आइडिया लगाओ कि अगर वो 2 NO3 से जुड़ा है तो प्रॉबेबली उसके ऊपर चार्ज, तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई वेट डिपॉजिटेड की, 1. अगेन किसी को अल्टरनेटिव मेथड करना है तो पहले इक्वेशन लिखो, 1 निकल 2 पॉजिटिव, गेन 2 इलेक्ट्रॉन 1 निकल, यानी कि ये अल्टरनेटिव मेथड है कि 2 इंटू 96500 कूलम दोगे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, 1 निकल जितना, यानी कि 58.5 विच इज इट्स एटॉमिक मास। 1 कूलम दोगे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, 58.5 अपॉन 2 इंटू 96500, और करंट 5 इंटू टाइम 20 इंटू 60, जितना कूलम दे रहे हो तो वेट कितना डिपॉजिट होगा, 58.5 अपॉन 2 इंटू 96500। तो आंसर दोनों से ही सेम आए। तो आई होप आपको जो मैंने 2 क्वेश्चन वेट डिपॉजिटेड के करवाए हैं उससे आपको फैराडे फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स का आइडिया हो गया होगा कि कैसे करना है। W इज इक्वल टू Z इंटू आई टी भी लगा सकते हो, ऑल्टरनेटिव मेथड भी लगा सकते हो। तो ये जो 2 न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं दे वर रिलेटेड टू द फैराडे फर्स्ट लॉ। लेकिन उससे पहले जो हमने क्वेश्चन करे थे फैराडे के, उसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा था, उसमें आप सिंपल फिजिक्स लगा रहे थे कि पहले चार्ज फाइंड कर लो, करंट इंटू टाइम, या चेंज देख लो कि 6 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 96500, तो 6 के ऊपर कितना होगा, 96500 इंटू 6, है ना। नाउ लेट्स डू द थर्ड टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स। ये कर लिया नोट सबने, आज हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, सो प्लीज बी पेशेंट विद मी, क्योंकि दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद मंडे को तो थ्योरी वाला चैप्टर है, वो तो हम बस रट्टे मारने हैं हमने कि मर्करी सेल में एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, इन्वर्टर की बैटरीज कौन सी होती हैं। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो बैटरीज लेके गए थे एस्ट्रोनॉट्स, वो फ्यूल सेल्स होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। तो थिंग्स लाइक दिस हमने स्टडी करनी है, थ्योरी वाला टॉपिक ही रह गया है विच प्रोबेबली आई विल कंप्लीट ऑन मंडे। तो आज ही है जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड वाला लेक्चर है। अब हमने क्वेश्चन करना है ये वाला, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, चाहे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 भी लिख लो, क्योंकि हर फैराडे के न्यूमेरिकल में अलग ही फॉर्मूला लग रहा है। दिस इज टाइप 3। जो अभी पीछे 2 न्यूमेरिकल करे थे W इज इक्वल टू मास डिपॉजिटेड वाले, वो टाइप 2 थी। उससे पहले जो करे थे दैट वाज टाइप 1। तो फैराडे के न्यूमेरिकल्स बच्चों को टफ ही इसीलिए लगते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग टाइप्स हैं। hurry up, only 10 minutes are left to class 2 over। तो I will really want कि फैराडे खत्म हो जाए आज न्यूमेरिकल्स। Let's not delay it and put it on Monday। सेकेंड वर्स कुछ नहीं है ये, बस मतलब कई क्वेश्चन बस जनरली है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, first part is 20 gram of calcium from molten CaCl2 and the second part is 40 gram of aluminium।
from molten Al2O3. डन। अब देखो हमें क्या पता कि 20 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट होने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या कल को वो पूछ ले कि बताओ 5 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट होने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 1 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट होने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ऑलवेज इन केमिस्ट्री हमें तो इतना पता होता है कि एक कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखते हो या जब आप देखते हो कि CaCl2 का रोल बताना सिर्फ इतना है कि कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री समझते हो कि अगर मुझे एक कैल्शियम यानी कि एटॉमिक मास डिपॉजिट करना है तो स्टोइकियोमेट्री बता रही है कि इसके लिए आपको 2 × 96500 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग? 2 × 96500 कूलम चाहिए तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, जितना 1 कैल्शियम का होता है। यानी कि अगर मैं इसको रिवर्स भी करूं कि अगर मुझे 40 ग्राम डिपॉजिट करने हैं जो कि इसका एटॉमिक मास है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 2 × 96500 कूलम, क्योंकि ऐसा मुझे स्टोइकियोमेट्री बता रही है। एक ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 2 × 96500 अपॉन 40। तो क्वेश्चन में था कि 20 ग्राम को डिपॉजिट होने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो 2 × 96500 40 × 20। आई अगेन रिपीट, इसमें हमें कुछ भी एक रैंडम वैल्यू दी थी कि बताओ 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कल को वो ये बोल सकते हैं कि 10 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, कल को वो बोल सकते हैं 2 ग्राम के लिए कितनी चाहिए। तो हमें कोई रटा थोड़ा हुआ है। तो केमिस्ट्री की ब्यूटी क्या है कि जब भी हम एक इक्वेशन लिखते हैं ना, उससे हमें स्टोइकियोमेट्री का रिलेशनशिप आ जाता है। अब जैसे ही मैंने कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए इक्वेशन लिखी तो क्या इक्वेशन बनेगी? आपको पता है कि कैल्शियम, मोल्टन कैल्शियम में कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस होंगे। मोल्टन कैल्शियम में कौन से आयंस होंगे? कैल्शियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? इतना तो अब तक आपको याद हो ही जाएगा कि मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड है तो उसमें कैल्शियम के ऊपर कितनी वैलेंसी है? 2 पॉजिटिव, यानी कि मिनिमम उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। और अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे उससे कितना कैल्शियम डिपॉजिट होगा? 1 कैल्शियम, यानी कि कितना कैल्शियम? जितना उसका एटॉमिक मास है। तो जब आप इक्वेशन लिखते हो तो जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो में एक जनरल रिलेशनशिप दे देती है कि 40 ग्राम जो कि उसका एटॉमिक मास है उसको डिपॉजिट करने के लिए मुझे पता लग चुका है कि मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, जितनी 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है, यानी कि 2 × 96500। अगर मुझे 40 ग्राम यानी कि एटॉमिक मास की पता लगी तो मैं 1 ग्राम की निकाल सकती हूँ। 1 ग्राम की पता लगी तो फिर चाहे 10 ग्राम के लिए पूछी है, 20 ग्राम के लिए पूछी है, जैसे इस क्वेश्चन में कितने ग्राम डिपॉजिट करने थे? 20, तो मैंने 1 ग्राम की निकाल के इंटू 20 कर दिया। अब इसमें भी कोई फैराडे का हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, क्योंकि फैराडे ने हमें इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं है। फैराडे ने तो हमें वेट डिपॉजिटेड का फॉर्मूला दिया था, W = Z × I × T। बट क्वेश्चन तो ये भी फैराडे का ही है। समझ रहे हो कि फैराडे न्यूमेरिकल्स आर टफ, क्योंकि हर फैराडे के क्वेश्चन में फैराडे का W = Z × I × T वाला फॉर्मूला लगता ही नहीं है। वो फॉर्मूला तो तभी लगेगा ना अगर हमें मास डिपॉजिटेड निकालना होगा। इसमें तो हमें मास गिवन है कि बताओ 20 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। हमें सपने आएंगे क्या? हमें हमें कैसे पता लगेगा? कल को वो 20 ग्राम का पूछ रहे हैं, कल को वो 10 ग्राम का पूछ लेंगे। तो हमें हमेशा इक्वेशन पे फोकस करना है कि एक कैल्शियम बता दो, एक कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि दैट इज इन अवर हैंड, वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास इक्वेशन होती है। इक्वेशन हमेशा स्टोइकियोमेट्री में हमेशा रिलेशनशिप देती है कि एक को डिपॉजिट करने के लिए, एक यानी कि 40 ग्राम जो कि उसका एटॉमिक मास है, उसको डिपॉजिट करने के लिए मुझे पता है कि मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, जितनी 2 के ऊपर होती है। फिर एक के लिए निकाल ली, पूछी कितने के लिए?
तो कितना आंसर आ गया? 965 कूलम। बट मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कई बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कहें कि मैम अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में माफ डिपॉजिटेड तो गिवन है 20 ग्राम, कि बताओ 20 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जेड ए अपॉन एन एफ होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पूछी है, यानी कि आई इंटू टी पूछा है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं माफ डिपॉजिटेड निकालना नहीं है, बट एक तरह से 20 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, अगर मैं डब्ल्यू की जगह 20 पुट कर दूं, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, वैलेंसी 2 होती है 96500, तो वहां से भी तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकल सकती है, तो तब भी तो आंसर 96500 कूलम आ जाएगा। ट्रू। देखा जाए तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, क्योंकि देखा जाए माफ डिपॉजिटेड निकालना नहीं है बट गिवन है। पिछले क्वेश्चन में हम W निकाल रहे थे, इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि अगर मुझे 20 ग्राम डिपॉजिट करना है, मतलब W गिवन है, W इलेक्ट्रिसिटी निकालने का मतलब है I इंटू टी निकालनी है, Q I इंटू टू Q निकालना है, और Z की जगह तो आपको वैसे भी पता है कि आप क्या लेते हो, Z की जगह तो आप वैसे भी क्या लेते हो A अपॉन, तो वहां से भी सेम आंसर आ रहा है। यूजुअली आई डोंट टेल ऑल्टरनेटिव मेथड्स, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बच्चों को हमेशा एक ही मेथड बताती हूँ कि हाँ इक्वेशन से निकाल लो। ये तो किसी दूसरे बैच में बच्चे ने पूछ लिया था कि मैम इसमें भी तो W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी का फॉर्मूला लग सकता है, व्हाट इफ W निकालना नहीं है बट गिवन है। तो वो एक बच्चे की सोच है। अगर आपका दिमाग इस तरीके से चलता है कि फैराडे का न्यूमेरिकल है, तो मैं तो W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा, जिट वाला फॉर्मूला ही लगाऊंगा, वो अलग बात है। इसमें करंट और टाइम नहीं गिवन, W गिवन है, तो W की वैल्यू पुट करके आई इंटू टी क्यू निकाल लो, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां से भी आंसर सेम आएगा। सो कुछ भी गलत नहीं है, तभी तो आंसर क्या आ रहा है, सेम। वट अप्रोच यू वॉन्ट टू go for, that depends upon you, but go for one approach। एक ही अप्रोच रखो कि या तो फॉर्मूले वाली रखो या यूनिटरी मेथड वाली रखो, दोनों नाव में पैर डालोगे तो नाव डूब जाती है। तो द थिंग इज दैट कि स्टिक टू वन थिंग, डोंट राइट, इवन आप सोल्यूशन भी लिख रहे हो तो दोनों मत लिखो, एक ही लिखो, ताकि कल को जब आप रिवाइज भी करोगे आप एक ही मेथड को देखोगे, आपको एग्जाम में एक ही मेथड याद आएगा। ये ना हो पेपर में कंफ्यूज ही हो जाओ, यूनिटरी मेथड लगाएंगे W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टू लगाए। तो आई डोंट टेल दीज मेथड्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैं तो यूनिटरी मेथड ही बताती हूँ इसमें। सिर्फ मैं W वाला फॉर्मूला तब बताती हूँ जब मास डिपॉजिटेड निकालना है, जिट, जिसमें मास गिवन है कि 20 ग्राम के लिए बताओ कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए मैं कौन सा मेथड कहूंगी, गो फॉर द यूनिटरी मेथड, बाकी चॉइस इज योर्स। सेकेंड मेथड कर, सेकेंड पार्ट करके देखें, कर लिया, वेरी गुड। अब हमें एल्यूमिनियम निकालना है 40 ग्राम, कि बताओ 40 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमें क्या पता, हम तो पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, एक एल के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक एल्यूमिनियम यानी कि 27 ग्राम जो कि उसका एटॉमिक मास है, उसको डिपॉजिट करने के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, 3 इंटू 96500, क्योंकि ऐसा स्टोइक्योमेट्री बोल रही है। हम क्यों क्लेम कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम के एटॉमिक मास को डिपॉजिट होने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कितने इलेक्ट्रॉन जितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, 3, बिकॉज ऐसा स्टोइक्योमेट्री बोल रही है, ऐसा हम नहीं बोल रहे। ऐसा कौन बोल रही है, स्टोइक्यो। बट स्टोइक्योमेट्री कब बोलेगी, जब आप इक्वेशन लिखोगे। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे इक्वेशन ही लिखनी नहीं आती है, दैट 1 Al3 पॉजिटिव रिक्वायर मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स टू डिपॉजिट 1 एल्यूमिनियम, विल ही बी एबल टू राइट दिस रिलेशनशिप, क्या वो लिख भी पाएगा कि 27 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, 3 इंटू 96500। सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट प्रो इन राइटिंग द इक्वेशंस। आपको फैराडे इक्वेशंस या न्यूमेरिकल करने के लिए थोड़ा इक्वेशंस लिखने में प्रो होना पड़ेगा, और उसमें प्रो या मास्टरी होने के लिए कोई बहुत बड़ी
प्रॉब्लम नहीं है, हाँ तोप नहीं है, बिकॉज आप सिंपली थोड़ी थोड़ी वैलेंसी पता होनी चाहिए कि अगर एक एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 3 पॉजिटिव, तो उसको मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, तब जाके मयंक कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, एक एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27, तो 27 को डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, एक जितनी, दो जितनी या तीन जितनी, 3, तो एक कूलम के 1 ग्राम के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, 3 इंटू 96500 अपॉन 27। और इमानिश पूछी कितने ग्राम डिपॉजिट करने के लिए, हाँ 40 ग्राम, तो 40 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, इंटू 40। सो अगेन माय पॉइंट इज कि अदरवाइज हम बता ही नहीं सकते कि 40 ग्राम के लिए कितनी होगी, हमें कोई सपने थोड़ा आएंगे, कल को वो पूछ ले 30 ग्राम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तो वी विल ऑलवेज फोकस ऑन द इक्वेशन एंड स्टोइकियोमेट्री, क्योंकि वो हमें इतना बता देगी कि एटॉमिक मास जितने ग्राम को डिपॉजिट होने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, उसके लिए आप एक के लिए निकाल लोगे, और अगर 1 ग्राम के लिए निकाल ली फिर तो जितने मर्जी के लिए पूछी हो, 40 ग्राम डिपॉजिट के लिए पूछी हो, 20 ग्राम के लिए पूछी हो, 10 ग्राम के लिए, आपको मल्टीप्लाई ही करना है। यस, बट उन्होंने तो, अगर तो यहाँ पे 2 करेगा तो यहाँ पे भी 2 कर ले, फिर यहाँ पे भी 2 कर ले, फिर यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो बात तो एक ही है। टाइम इज ओवर। अच्छा एक बात, एक कोशिश करके आना बस, वैसे हमारे फैराडे का एक ही न्यूमेरिकल रह गया है, सेकंड लॉ का, ये फोटो खींच लो, ये तुम्हारा मंडे के लिए होमवर्क है, वैसे मैंने फैराडे के सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं, एक ही क्वेश्चन रह गया, हम ये आते ही डिस्कस करेंगे, ये सेकंड लॉ से रिलेटेड है क्योंकि इसमें 3 सेल्स हैं और सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू सेकंड, बट इसमें कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं लगाना, जो भी तुम्हारी फिजिक्स या केमिस्ट्री के जितने भी मैंने फॉर्मूले उनको यूज करके ट्राई करना, नहीं होगा तो आई विल हेल्प, अदरवाइज मंडे को वी विल डू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, और मैं बहुत सारे फनी वे में आपको पढ़ाऊंगी, वो कि मरकरी सेल कराना है तो मरकरी प्लैनेट से एक जंग शुरू हुई है, तो आई टोल्ड यू आप बहुत इंटरेस्टिंग वे में याद कराने की कोशिश करूंगी। बट कल जिन बच्चों ने मंडे टेस्ट नहीं दिया, प्लीज डोंट फील दैट आई एम बीइंग लाइक हार्श और वॉट, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाऊंगी, यू पीपल आर नॉट सबमिटिंग द असाइनमेंट, नॉट गिविंग द टेस्ट, यू पीपल आर नॉट कमिंग ऑन द ट्रैक ऑन योर ओन, तो अब ट्रैक लाने के लिए यही वो है कि कल की क्लास उन बच्चों के लिए ऑन है जिन्होंने मंडे को टेस्ट नहीं दिया, सो दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि दे कैन कम एंड गिव द टेस्ट टुमारो, और टेस्ट और 3 ही टॉपिक्स का है, ई सेल, नॉन इक्वेशन, ई नॉट सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और डेल्टा जी वाले न्यूमेरिकल और केसी वाले, अगर कोई बच्चा 4 फॉर्मूले भी देख के आ जाएगा ना, तब भी वो टेस्ट देगा ना, तो एटलीस्ट उसको ये होगा कि हाँ मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आधा आता है, तो जब वो नेक्स्ट हाफ का टेस्ट होगा तो उसको पैनिक नहीं होगा, या वो ये नहीं सोचेगा कि यार मैं पीछे रह गया या मेरा हो नहीं पाया। लेकिन अभी जो कल का टेस्ट नहीं देगा और नेक्स्ट हाफ चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट नहीं देगा, कीपिंग इन माइंड कि मुझे केड़ा जुलाई में आ रहा है, उसकी सितंबर में ये हालत होगी, मेरे पास बच्चे आएंगे कि मैम जब जून में कराया था तब तो हमने ध्यान नहीं दिया, या हम आते नहीं थे, हमें तो पूरा चैप्टर ही नहीं आता, तब भी अगर दिक्कत आई कि आई विल बी देयर, बट पता है क्या, लेकिन अगर अभी आप थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो आपको खुद प्रेशर फील नहीं होगा अगस्त सितंबर में, तो प्लीज ट्राई टू कम ऑन द ट्रैक, आप लोगों को ट्रैक पे लाने के लिए ये चीजें करी जा रही हैं, समझ रहे हो, जो मंडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट नहीं दिया, टिल डेल्टा जी न्यूमेरिकल दे विल बी कमिंग टुमारो, टाइम आई विल मैसेज, आई विल बी देयर हियर, तो जिनको नहीं हो रहे होंगे आई हेल्प यू ऑल्सो, बट डू कम टू अपीयर फॉर द टेस्ट सो दैट आप थोड़ा सा लूप में ट्रैक में आ जाओ, दैट इज द ओनली पर्पस, ओके। एंड अपनी असाइनमेंट बायोमोलिक्यूल्स की एमसीक्यूज वाली सबमिट करके 2 और 3 मार्क्स वाली लो, ताकि आप बायोमोलिक्यूल के 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका पेपर में टेस्ट में चैप्टर आ रहा है कैसे प्रिपेयर होगा, जब असाइनमेंट सॉल्व करोगे तभी होगा ना, तो 2 और 3 मार्क्स वाली ले लिया, फिर वो कब लोगे, जिन्होंने 2 और 3 मार्क्स वाली असाइनमेंट नहीं ली है और एमसीक्यू वाली सबमिट कर दिया, वो लो मेरे से, हाउ विल आई बी आफ्टर 40 to 50 स्टूडेंट्स कि आपका क्या रहता है, आपका क्या रहता है, आपको खुद का तो पता होना चाहिए ना कि आपका क्या पेंडिंग है,
हाई 9-6 हो गए, चलो चलो नेक्स्ट क्लास वेट करिए।